नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि भारत की सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं और यूनियन टेरिटरी कौन सी है। और हमने द्वीप समूह वाला भी देख लिया था कि जो जलीय सीमा बनाते हैं वो द्वीप समूह कौन से हैं। यानी कि अपन ने स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा दोनों पढ़ ली थी। आज इसके आगे देखते हैं। एक लाइन लिख लेना इससे पहले कि जलीय सीमा और स्थलीय सीमा पर राज्य और यूनियन टेरिटरी कुल कितने हैं। तो भारत की सीमा पर स्थित राज्य एवं यूटी। तो भारत की सीमा पर स्थित राज्य एवं यूटी कितने हैं। तो राज्य आपके हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं एवं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं आपके 16 और जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं आपके 9। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में आपके स्थलीय सीमा बनाने वाली यूनियन टेरिटरी 2 होगी और आपके जलीय सीमा बनाने वाली यूनियन टेरिटरी 4 होगी। यानी कि टोटल है आपके 9, सॉरी टोटल आपके 6। टोटल मिलाकर राज्य हो रहे हैं आपके कितने 25। लेकिन सीमा पर राज्य हैं आपके कितने 23। क्योंकि गुजरात एवं पश्चिम बंगाल दोनों जलीय एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। जलीय एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। यूनियन टेरिटरी आपके हो जाएंगे टोटल मिला के 9, सॉरी 6 हो जाएंगे। टोटल मिला के 6 हो जाएंगे। 2 तो आपके स्थलीय सीमा बनाने वाले लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर, और बाकी आपके 4 जलीय सीमा बनाने वाले अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप एवं दादर नगर हवेली। ठीक है, ये रहेंगे आपके जलीय सीमा बनाने वाले यूनियन टेरिटरी। और आपके 16 रहेंगे स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य एवं 9 रहेंगे आपके जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। जलीय सीमाओं में आपके गुजरात एवं पश्चिम बंगाल, और स्थलीय सीमा में भी गुजरात और पश्चिम बंगाल आपके ऐसे 2 राज्य हैं जो दोनों ही सीमा बनाते हैं। इसलिए आपके टोटल राज्य हो जाएंगे आपके सीमा पर स्थित टोटल राज्य हो जाएंगे आपके 23 और यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं अपन भारत के अंतर्वर्ती जिले। भारत के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो भारत के अंतर्वर्ती जिले मतलब अंतर्वर्ती जिले वहां जो कि किसी भी तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते हैं, किसी भी तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते। देखो, किसी भी तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाते। यानी कि अंतर्वर्ती लोग बोलते हैं लैंड लोग, जो केवल और केवल किसी राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, ना कि किसी इंटरनेशनल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ऐसे आपके 5 राज्य हैं अंतर्वर्तीय, अंतःवर्तीय, अंतर्वर्तीय या अंतःस्थलीय जिले जिनको बोलते हैं। अंतःस्थलीय जिले, सॉरी जिले क्या, जिले बोल रहा हूँ बराबर, राज्य। अंतर्वर्तीय अंतःस्थलीय राज्य, अंतःस्थलीय राज्य आपके कितने हैं 5। आपके अंतःस्थलीय राज्य है आपके 5। 5 कौन कौन से होंगे तो 5 देखना देखो,
ये मध्य प्रदेश किसी भी तरह की इंटरनेशनल बॉर्डर या स्थलीय सीमा या जलीय सीमा नहीं बना रहा है। दूसरा हो जाएगा आपके छत्तीसगढ़, तीसरा देखो झारखंड, चौथा हरियाणा और पांचवा रहेगा आपके तेलंगाना। यानी कि आपके 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की बॉर्डर नहीं बनाते, यानी कि स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का निर्माण नहीं करते, इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण नहीं करते। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे आपके? तो राज्य होगा आपका पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हो जाएगा आपके झारखंड, चौथा हरियाणा, आपके तेलंगाना। ठीक है, तो आपके ये राज्य हो जाएंगे तेलंगाना और 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके कोई भी सीमा नहीं बनाते। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी आपके 6 तो आपके सीमा बनाती है 2 आपके स्थलीय सीमा एवं 4 आपके जलीय सीमा। बचे कितने? तो 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो आपके कोई सा भी निर्माण नहीं करते, यानी कि जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा का निर्माण नहीं करते। वो कौन कौन से रहेंगे? तो वो रहेंगे आपके एक तो चंडीगढ़ और आपके एक दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो आपके यूनियन टेरिटरी वाला है ना भाग, ये वाला दिल्ली। ठीक है, तो एक आपके चंडीगढ़, एक आपके रहेगा तो आपके अंतः स्थलीय यूनियन टेरिटरी। अंतः स्थलीय यूटी कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? तो आपके दिल्ली और आपके चंडीगढ़। दो आपके यूनियन टेरिटरी ऐसी हो जाएगी आप जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाती, यानी कि स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा का निर्माण नहीं करती। तो वो हो जाएगी आपके चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, तो ये आपके हो गए 28 राज्य। आपके 16 और 9 वो मिला के हो गए आपके 23 और आपके हो जाएंगे 5, तो कितने हो गए आपके 28 राज्य तो ये हो गए, और यूनियन टेरिटरी हो गए आपके 8। ठीक है, दमन और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया था, आपको पता हो तो 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो आपके सारे राज्य हो गए। अब देखते हैं अपन भारत की जलीय सीमा में अधिकार। भाई कितनी कितनी सीमा तक अपने अधिकार रहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो भारत की जो जलीय सीमा है उसमें अधिकार कहाँ तक है? ठीक है, तो भारत की जलीय सीमा कहाँ लगती है? देखो पहले देख लेते हैं एक बार। जो भारत की जलीय सीमा है, भारत की जलीय सीमा यहाँ से लेकर 9 राज्यों के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये 9 राज्य हैं। तो अब इससे समुद्र में कितने आगे तक अपने अधिकार रहेंगे या किस प्रकार के अधिकार रहेंगे, तो उस प्रकार देंगे। तो जब जलीय सीमा को मापा जाता है, तो जलीय सीमा को मापा जाता है किलोमीटर में नहीं मापते, जलीय सीमा को मापा जाता है नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील यानी 1.61% होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो एक नॉटिकल मील यानी 1.61 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील यानी क्या होता है? तो एक मील यानी उल्टा बोल दिया मैंने। एक मील यानी कितना होता है? 1.61 किलोमीटर। ठीक है, और एक नॉटिकल मील यानी कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील यानी होता है एक नॉटिकल मील यानी होता है आपके 1.852 किलोमीटर। तो 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो एक मील यानी आपके 1.61 किलोमीटर, और आपके एक नॉटिकल मील यानी होता है आपके 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो आपके जो नॉटिकल्स में मापी जाती है, नॉटिकल्स में मापता है नॉटिकल्स में मापी जाती है। तो नॉटिकल्स में किस प्रकार मापी जाती है? जो ठीक है, ये आपके जो नीचे वाला भाग है दक्षिणी भाग, उसमें देखते हैं नॉटिकल माइल्स में कैसे मापी जाती है। तो आपके पहले नॉटिकल माइल्स में मापी जाती है, तो आपके पहले आएगा आपके जैसे 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि लमसम 22 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है, 22 किलोमीटर है ना।
22 किलोमीटर। इस क्षेत्र को बोला जाता है प्रादेशिक जल मंडल। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रादेशिक जल मंडल। प्रादेशिक जल मंडल। प्रादेशिक जल मंडल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन बोलते हैं। दूसरा होता है आपके 24 नॉटिकल माइल्स, सॉरी हाँ 24 नॉटिकल माइल्स तक, आपके 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स यानी आपके लमसम 44 किलोमीटर। इसको बोलते हैं संलग्न जल मंडल, संलग्न जल मंडल। ठीक है, तो संलग्न जल मंडल संलग्न जल मंडल। उसके बाद देखा जाता है आपके, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स को बोला जाता है EEZ, यानी कि अनन्य आर्थिक इकोनॉमिक जोन। अनन्य आर्थिक जल मंडल यानी आर्थिक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो पहले वाले को टेरिटरी जोन बोला जाता है, दूसरे को कॉन्टिग्यूस जोन बोला जाता है, दूसरे को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ठीक है, तो आपके 22 नॉटिकल माइल्स तक सॉरी, आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि 22 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल मंडल। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स यानी कि 44 किलोमीटर तक जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं संलग्न जल मंडल। और आपके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो आपके क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल माइल्स यानी आपके किलोमीटर में देखें तो आपके 370 लमसम होता है। 370, उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इनमें अधिकार क्या क्या होते हैं? तो अधिकार होते हैं आपके, अधिकारों की बात करें तो अधिकारों में, अधिकारों में बात करें, इस क्षेत्र में भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार एवं एकाधिकार। यानी कि भारत का पूर्णतः अधिकार होता है एवं एकाधिकार मतलब भारत के अलावा किसी देश का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरे में देखिए अपन, दूसरे में क्या होता है? तो वित्तीय अधिकार एवं सागरीय साफ सफाई। सागरीय साफ सफाई का अधिकार होता है। वित्तीय अधिकार यानी कि आपका टैक्स लेना, आपके पोर्ट्स बनाना, पोर्ट्स पे जो जहाज आते हैं उनसे टैक्स लेना, तो वो अधिकार होते हैं आपके संलग्न जल मंडल तक। और आपके जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है? खनिजों की खोज करना खनिजों की खोज करना, खनिजों का विदोहन करना और कृत्रिम द्वीप बनाना। जैसे चाइना ने बना रखे हैं आपके कृत्रिम द्वीप, तो कृत्रिम द्वीप बनाना। तो क्या होता है? संसाधनों की खोज करना। अब संसाधनों की खोज करनी, खोज कर ली तो निकालना भी तो पड़ेगा, तो संसाधनों का विदोहन करना। और क्या करना? कृत्रिम द्वीप बनाना। क्या बनाना? कृत्रिम द्वीप बनाना। ठीक है, कृत्रिम द्वीप बनाना, कृत्रिम द्वीप का निर्माण करना। जैसे चाइना ने बना रखे कृत्रिम द्वीप समुद्र में, आर्टिफिशियल द्वीप जैसे नेचुरल द्वीप बने होते हैं, उनके अलावा कृत्रिम द्वीप बनाना क्या कहलाता है? आप किस क्षेत्र में बना सकते हैं? तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद जो क्षेत्र आ जाता है आपके 200 नॉटिकल माइल्स के बाद,
200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो क्षेत्र आता है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो क्षेत्र आता है उसे बोलते हैं अपन हाई सी, यानी आपके उच्च सागर। इसमें किसी एक देश का अधिकार ना होके सभी देशों का सामान्य अधिकार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई सी। और हाई सी में आपका विशेषकर किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता और सभी देशों का सामान्य अधिकार होता है। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया क्या क्या होता है। तो आप एक बार देखते हैं 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि आपके 22 किलोमीटर तक आपके होता है प्रादेशिक जल मंडल, जहाँ पर वित्तीय जिस पर एकाधिकार होता है भारत का। और उसके बाद होता है आपके 24 नॉटिकल माइल्स। 24 नॉटिकल माइल यानी कि 44 किलोमीटर, इस पर आपके अधिकार होता है वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार यानी कि आपके बंदरगाह बनाना है, बंदरगाहों पर आने वाले शिप्स पे जो टैक्स लगाया जाता है, या भारत की सीमा में एंटर करने वाले जहाजों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो का अधिकार होता है। ठीक है, सागरी साफ सफाई कर सकते हैं अपन इस क्षेत्र में। फिर उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में संसाधनों की खोज की जाती है, क्योंकि आपको पता हो पेट्रोलियम और ये जो खनिज मिलते हैं ये समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाना पड़ेगा, तो आपके पेट्रोलियम वेट्रोलियम जिनकी जो खोज करनी है उनकी खोज करके उनका विदोहन करना यानी कि निकालना और कृत्रिम द्वीप बनाना कहाँ तक मुमकिन है, आपके 200 नॉटिकल माइल्स तक। 200 नॉटिकल माइल्स के आगे आपके क्या शुरू हो जाता है, हाई सी। हाई सी पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का सामान्य अधिकार होता है, उसको बोलते हैं अपन हाई सी। ठीक है, तो ये था अपने कॉन्सेप्ट। अब लास्ट बचा अपने कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, भारत के साथ लगने वाली भारत के साथ लगने वाली अन्य देशों की सीमा, यानी कि भारत किस किस देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है उनके नाम। जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान के साथ अपन रेड क्लिफ रेखा बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरेंट रेखा अपन भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाते हैं। हेनरी मैकमोहन या मैकमोहन जिसको बोलते हैं अपन, वो आपके भारत और चीन। जीरो लाइन आपके बांग्लादेश और भारत के मध्य है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो उन्हीं लाइनों के बारे में बात करते हैं। देखो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वो सीमा लगती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या नाम दिया अपन ने, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ये रेखा खींचने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये सर थे, ये इनका नाम था सर सिरिल रेड क्लिफ। तो इस पूरी लाइन को ही नाम दे दिया गया है सर सिरिल रेड क्लिफ। तो सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, कब खींची गई, तो कब, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, 17 अगस्त 1947 लिखना था। 1947। ठीक है, तो 17 अगस्त 1947 को की थी। इसकी एक विशेषता है कि भाई साहब ये विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जो मानचित्र पर अध्यारोपित है। यानी कि कुछ नहीं किया, बैठे थे ऑफिस में, बोला ये लो, ये लाइन खींच दी अपन ने, इधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान। ठीक है, इधर पाकिस्तान इधर इंडिया, तो ये हो गया बंटवारा। कोई पैसिफिक बंटवारा नहीं, कोई सीमा का बंटवारा नहीं, इस ढंग से बंटवारा नहीं किया गया। एक मानचित्र लिया गया, लाइन खींची, खत्म किया मैटर। ठीक है, लाइन खींची, बंटवारा किया, खत्म मैटर। ठीक है, ये पाकिस्तान बना दिया, ये बना दिया इंडिया। तो ऐसा वाला सीन था आपने। तो इसको बोलते हैं अध्यारोपित रेखा, या एक विश्व की एकमात्र रेखा। देखो ना, विश्व, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हो सकता है कि ऐसी चीजें। तो ये नोट डाल के लिख लेना इसमें भाई, विश्व की एकमात्र एकमात्र अध्यारोपित रेखा। ठीक है, अध्यारोपित रेखा क्वेश्चन में लिखता हूँ, कलम से खींची, कलम से मानचित्र पर ठीक है। तो एक लाइन तो एक रेखा तो हो गया आपके कौन सी,
सर श्रील रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, सर श्रील रेडक्लिफ रेखा। तो इधर लिख देते हैं अपन आगे। पहली लाइन कौन सी है? तो पहली लाइन है आपके सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। कब खींची गई? तो 17 अगस्त 1947। विश्व की एकमात्र रेखा जो मानचित्र पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो ये हो गया तो आपके सर श्रील रेडक्लिफ रेखा। दूसरी रेखा की बात करते हैं, तो दूसरी रेखा है आपके डुडेंट रेखा। ठीक है, डुडेंट रेखा जिसको मॉन्ट्रियर डुडेंट रेखा कहा जाता है, सर मॉन्ट्रियर डुडेंट द्वारा खींची गई थी। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। तो ये रेखा आपके ये रेखा आपके अफगानिस्तान और भारत के मध्य, इस रेखा की बात कर रहे हैं जो आपके 106 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो किलोमीटर का फासला वो कितना है? तो 3323 किलोमीटर कुल मिला के ना। दूसरी रेखा कौन सी होगी आपके? तो दूसरी रेखा है आपकी सर मॉन्टियर ये है आपके भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, और ये खींची गई थी आपके 1896 में। 1896 में खींची गई थी। ठीक है, बोल सही रहा हूँ, 1896 में 1896 में खींची गई थी। कौन सी? डुरेंट रेखा। ठीक है, डुरेंट रेखा जिसको आपके मॉन्टियर सर ने खींचा था, सर मॉन्टियर डुरेंट द्वारा खींची गई थी, इसलिए इसका नाम क्या गया? ये जो जो अंग्रेजों ने खींची थी ना, अंग्रेजों ने जो रेखाएं बनाई थी उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया है। ठीक है, तीसरी रेखा है आपके भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। हालांकि नाम तो मैकमोहन नहीं है, अंग्रेज ने खींची है तो मोहन नाम तो मुमकिन नहीं है, तो उनका नाम था सर हेनरी मैकमाहोन। सर हेनरी मैकमाहोन, जिसको वर्तमान में अपन माहोन माहोन करते करते हैं मोहन रेखा बोलने लगे, और पेपर में भी मोहन रेखा ही लिखा हुआ आता है अधिकतर। तो मैकमाहोन रेखा ये भारत और चीन के मध्य में थे। ठीक है, तो तीसरी रेखा कौन सी आपके? सर हेनरी। ठीक है, सर हेनरी मैकमाहोन, ये इसको मोहन रेखा बोलते हैं। मोहन रेखा ये भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। भारत एवं चीन के मध्य। भारत एवं चीन के मध्य ये खींची गई थी आपके 1914 में। ठीक है, तो 1914 में खींची गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन, उसके बाद आपके और लाइन आती है जीरो लाइन। जीरो लाइन काफी फेमस है। जीरो लाइन के बारे में तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फेमस रेखा है तो ये आपको याद होगी। जीरो लाइन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि जीरो लाइन आपके किस देश के मध्य स्थित है। ठीक है, तो जीरो लाइन आपके तीसरी रेखा सॉरी चौथी रेखा आपके होगी, चौथी रेखा होगी आपके जीरो लाइन।
जीरो लाइन, जीरो लाइन जो आपके है वो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य थे, भारत एवं बांग्लादेश। ये खींची गई थी आपके 1917 में, ठीक है। 1917 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य स्थित है 1917 में। फिर आपके दो लाइनें और आती हैं, LAC और LOC। तो LAC और LOC। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसका मतलब होता है आपके लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और इसका मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LAC है आपके भारत और चीन के मध्य, और यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है। LOC और LAC, LOC और LAC दोनों किसके? LAC है आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य स्थित है, और LOC है भारत और आपके पाकिस्तान के मध्य, LOC, ठीक है। इन दोनों पर मूवी बनी हुई है, LAC और LAC। आपने गाना सुना होगा, कंधों से कंधे मिलते हैं, तो वो गाना आपके LAC का है, ठीक है। तो LAC और LOC दोनों ही आपके इंटरनेशनल बॉर्डर है। LAC इनका थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपके एक्चुअल, यानी वास्तव में कंट्रोल किसके साथ है? तो वास्तव में कंट्रोल आपके चीन के साथ है, ठीक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो 5 रेखाएं होगी आपकी कौन कौन सी, सॉरी 6 रेखाएं होंगी आपकी कौन कौन सी? सर सील रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 1937, 17 अगस्त 1937, ठीक है। एकमात्र अध्यारोपित रेखा जो कलम से खींच दी गई। फिर आपके ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान 1896 में खींची गई थी। फिर उसके बाद हेनरी मैक माहोन, जिसको मोहन रेखा भी बोलते हैं, वो भारत और चीन के मध्य स्थित है, 1914 में खींची गई थी। और तीसरी चौथी रेखा आपके जीरो लाइन जो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है, जीरो और इसमें बांग्लादेश के, हाँ, बांग्लादेश के मध्य स्थित है। और LAC और LOC, ठीक है, ये आपके। इसके बाद देखते हैं अपन अन्य देशों के साथ कुछ विवाद है अपने, तो विवादों को पढ़ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ क्या क्या विवाद चल रहा था। आपको पाकिस्तान के साथ अभी चर्चा में रहा था एक भारी विवाद, सिंधु जल विवाद या सिंधु जल समझौता, ठीक है। 1960 में किया गया था, तो ये अभी विवादित था। आपके जब पुलवामा हमला हुआ उसके बाद सिंधु का जल रोक दिया गया। ऐसा चर्चाओं में आया था कि जल रोक दिया गया, तो तब आपके न्यूज़ में एक ही नाम चला था, सिंधु जल समझौता, सिंधु समझौता, कि सिंधु का पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। तो एक तरह का विवाद है पाकिस्तान और अपने साथ। हालांकि सिंधु के विवाद पे ऐसी बात है कि सिंधु का जो पानी उपयोग करते हैं अपन, पानी उपयोग करते हैं, तो 1907 में एक समझौता हुआ था, उसके तहत सिंधु का 20% पानी भारत एवं 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक। ये समझौता हुआ था, तो ये अभी विवादित है, ठीक है। एक आपके सियाचिन विवाद पाकिस्तान के साथ। सियाचिन ग्लेशियर जो आपके लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, उसको आपके कब्जाने के लिए आपके 1986 में पाकिस्तान ने ट्राई किया था, तो उसको लेकर भी अपना विवाद है। एक झील पड़ती है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक। एक झील पड़ती है पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उस झील को नाम दिया है सर क्रिक। तो उस झील को लेकर भी विवाद है कि भाई झील पाकिस्तान बोलता है मेरी है, हम बोलते हैं हमारी है, तुम्हारी नहीं, हमारी, हमारी तुम्हारी, करते करते विवाद चलता रहता है, लड़ाई वड़ाई है, देखो उसके बाद में। तो विवाद कैसे होंगे? इलाकों को लेके होंगे कि वो बोलेगा हमारा है, हम बोलेंगे हमारा है, और हमारा ही है सब कुछ, ठीक। तो जो विवाद है वो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के साथ साथ क्या, पाकिस्तान के साथ क्या विवाद है अपना? तो पाकिस्तान के विवाद विवाद देखते हैं। अ, पहले हेडिंग डाल देते हैं, अन्य देशों के साथ, देशों के साथ विवाद। तो अन्य देशों के साथ अपने क्या क्या मैटर चल रहे हैं?
ठीक है, अन्य देशों के साथ साथ क्या क्या मैटर चल रहा है अपने, तो मैटर देखते हैं। पहला देखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, शुरू यहीं से करते हैं अपन, मैटर इनके साथ चलते रहते हैं अपने। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ क्या मैटर अपने, देखो पाकिस्तान के साथ एक तो अपना है, पाकिस्तान के साथ एक तो अपना मैटर है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। तो सियाचिन विवाद हो गया। तो सियाचिन विवाद, सियाचिन के बारे में अपन थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे आगे जाके। देखो थोड़ा सा दिक्कत आती है। सियाचिन सियाचिन जो विवाद है, इसमें के चीन देख के आपको ऑप्शन में लगेगा चीन के साथ विवाद है ना भाई, चीन के साथ कोई विवाद नहीं अपना सियाचिन को लेकर। हालांकि चीन ने भी कब्जा करने की ट्राई तो की पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को उन्होंने बोला था भाई साहब पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप कर लेता, तो चीन ने ही ट्राई किया था। देखो मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, फिर आगे जाके विस्तार से पढ़ेंगे अपन। आपको पता हो तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। जो चीन ने कब्जा लिया है भारत का क्षेत्र, उसको अक्साई चीन बोलते हैं। और इस वाले क्षेत्र को अपन बोलते हैं पीओके। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है आपके सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगर पाकिस्तान इसको कब्जा कर लेता तो चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट काउंटर हो जाता। ठीक है, पाकिस्तान डायरेक्ट यहाँ से गुजरता, चीन चला जाता, चीन डायरेक्ट यहाँ से गुजरता, पाकिस्तान चला जाता। ठीक है, तो अभी इस सियाचिन ग्लेशियर के कारण ये आपने सीमा है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं। अगर सियाचिन पर कब्जा हो जाता पाकिस्तान का, तो आपके चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता, और फिर डायरेक्ट दोनों मिलकर अपने ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, तो समस्या ये थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका जो आपके समझौता हुआ था आपके लाहौर समझौता, सॉरी कराची समझौता, जो कराची समझौता हुआ था उसके द्वारा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा बांटी गई थी, जान के 1947 का समझौता कराची समझौता के नाम से आता था। कराची समझौते में सभी चीजें बांट दी गई थी, पर उस टाइम सियाचिन ग्लेशियर को थोड़ा इग्नोरेंस कर दिया गया, या भूल गए थे, कुछ भी मान लो आप। तो उस टाइम इस पे तो ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे चलते चलते फिर ये विवाद बढ़ा कि हाँ भाई सियाचिन, पाकिस्तान वाले बोलते हैं सियाचिन हमारा है, हम बोलते हैं हमारा। अब हमारा ही है, देखो ये पीओके तो आपने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इधर से अक्साई चीन, चीन ने कब्जा कर लिया, तो बीचे वाला बचा हुआ भाग तो हमारे था, हालांकि पूरा भाग ही हमारा ही है। पर अभी वर्तमान में इसको पीओके बोलते हैं, इसको अक्साई चीन बोलते हैं। यहाँ मध्य में था सियाचिन ग्लेशियर, जिस पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने ट्राई किया था, लेकिन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1986 को चलाकर भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार के समय चलाकर सियाचिन ग्लेशियर पर विजय फतेह की। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे बताते हैं। फिलहाल अपन अपा देख लेते हैं। सियाचिन नाम समझ के, क्या सियाचिन मतलब सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के विवाद। अब एक और विवाद है सर क्रीक, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद एक झील है। तो झील जो आपकी स्थिति है झील की, वो है आपके 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसको दो नाम से जानता है, एक तो सर क्रीक विवाद, एक बोलते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद। ठीक है, तो दो नामों से जाना जाता है इसे। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और आपके, और एक और आपके फेमस है, अभी भी चला था चर्चा में बहुत, सिंधु, सिंधु जल विवाद या सिंधु जल समझौता, सिंधु ठीक है, सिंधु जल विवाद। ये कब किया गया था, आपके 1960 में किया गया था समझौता। तो सिंधु जल विवाद, ठीक है, ये तो अपने है किसके साथ, चाइना के साथ, सॉरी चाइना के, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये अगर सही होते हैं तो इनको कर देते हैं। ठीक है, तो ये विवाद चल रहा है अपने किसके साथ, चलो इसको कलर करने पड़ेगा। ठीक, तो ये थे अपने पाकिस्तान के साथ विवाद कुछ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद है, सियाचिन विवाद, सर क्रीक और आपके सिंधु जल समझौता या सिंधु जल विवाद।
उसके बाद देखते हैं अपन नेपाल के साथ देख लेते हैं पहले। नेपाल के साथ एक ही विवाद अपना, इसलिए नेपाल के साथ जो विवाद है अपना, नेपाल के साथ विवाद अपना काला पानी विवाद, ठीक है, काला पानी विवाद। ठीक है, काला पानी विवाद, नेपाल के साथ एक ही विवाद अपना काला पानी विवाद। ठीक है, तो नेपाल के साथ एक ही विवाद अपना कौन सा, काला पानी विवाद, तो ये भी याद रखना। फिर उसके बाद देखते हैं अपन, मेनली अपने विवाद ज़्यादातर तो है आपके चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन अब अपन आगे देखते हैं चीन के साथ कौन कौन से विवाद है। तो चीन के साथ विवाद अपने, चीन के साथ देखो, एक तो आपके गलवान घाटी विवाद, एक झील को लेकर विवाद है पेंगोंग झील, ठीक है, एक डोकलाम विवाद, एक स्टेबल वीज़ा। देखो चीन का कहना ऐसा है कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो तिब्बत के पहले तिब्बत के पास वाला, तिब्बत पे हालांकि अभी वर्तमान में कब्जा चीन का है, तो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है या अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो चीन कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र हमारा है। ठीक है, इसके लिए चाइना में आने के लिए अरुणाचल प्रदेश वालों को वीज़ा चाहिए होगा, उनके लिए हम एक स्पेशल वीज़ा निकालेंगे, इसको बोले स्टेपल वीज़ा। ठीक है, स्टेपल वीज़ा जारी किया गया था, तो इसके लिए विवाद किया गया, भाई भारत सरकार ने विवाद किया गया, ऐसे कैसे दे सकते हो, हमारा देश का अंग है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना ऐसा करना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। एक आपके नेफा विवाद है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जहाँ पर आपने नाम सुना होगा, तो बौद्ध गुरु दलाई लामा, जिनका जन्म हुआ था आपके अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। ठीक है, और एक और विवाद आपके अक्साई चीन, आपको जस्ट ऊपर बताया था मैंने आपको मैप में, जो कब्जा कर दिया है उसको बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, तो ये विवाद है आपके किसके मध्य, भारत और चीन के मध्य। तो भारत के और चीन के मध्य देखते हैं, तो चीन के मध्य चीन, एक कौन सा है, तो गलवान, गलवान घाटी विवाद। दूसरा है आपके स्टेपल वीज़ा, या इसको बोलते हैं, या पहले दूसरा लिख लेते हैं, स्टेपल वीज़ा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक झील को लेकर लिखते हैं पेंगोंग, पेंगोंग झील विवाद। फिर आपके वीज़ा आता है एक स्टेपल वीज़ा। ठीक, स्टेपल वीज़ा इसको बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, नत्थी वीज़ा, है ना, नत्थी वीज़ा के नाम पे। ठीक है, तो स्टेपल वीज़ा या इसको नत्थी वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, फिर आपकी एक और बात है अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन विवाद। ठीक है, अक्साई चीन विवाद, और आपके एक और आता है नेफा, नेफा। ठीक है, तो ये विवाद रहेंगे आपके मेनली। ठीक है, भारत और चीन के मध्य कौन कौन से रहेंगे, तो आपके अक्साई चीन, एक और लिख लेना डोकलाम विवाद ना, कौन सा, डोकलाम विवाद। ठीक है, तो भारत और चीन के मध्य कौन कौन से विवाद रहेंगे, तो भारत और चीन के मध्य विवाद रहेंगे आपके गलवान घाटी, पेंगोंग झील, डोकलाम विवाद, स्टेपल वीज़ा, और आपके नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी,
और आपके अक्साई चिन ठीक है, अक्साई चिन। नेफा याद रखना, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आपके दलाई लामा का जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। तो अपन हमने 3 देशों के साथ देख लिए। तो भारत और चीन के भारत और पाकिस्तान के मध्य है आपके सियाचिन ग्लेशियर विवाद। एक झील को लेकर विवाद है, इसको बोलते हैं अपन सर क्रिक झील, जो आपके 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद भी कहा जाता है। एक सिंधु जल विवाद भी है आपके। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी विवाद है। भारत और चीन के मध्य कुछ विवाद पड़ा अपन तो गलवान घाटी। दूसरा विवाद है पेंगोंग, डोकलाम, स्टेपल, नेफा और अक्साई चिन विवाद, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कुछ विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ क्या विवाद है? एक है चकमा शरणार्थी, ठीक। चकमा शरणार्थी विवाद, चकमा शरणार्थी विवाद क्या है? तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, ठीक है, जिनको अपन शरणार्थी बोलते हैं, तो वो बिना वीज़ा लिए कुछ भी किए हुए, आपको पता है माइग्रेशन आपके अभी एक चला था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CA। तो ऐसे लोग जो बिना वीज़ा लिए या बिना कुछ कानूनी कार्रवाई किए भारत में इलीगली रह रहे हैं, तो उनको बोलते हैं चकमा शरणार्थी। जो बांग्लादेश से आते हैं उनको बोलते हैं चकमा शरणार्थी, ठीक है। तो चकमा शरणार्थी विवाद। एक और आपके भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्वीप को लेकर विवाद है, न्यू मूर द्वीप को लेकर विवाद है। वही सेम सीन, बांग्लादेश बोलता है हमारा है, हम बोलते हैं हमारा, तो वो ठीक है। एक योजना चलती है फरक्का बहुउद्देश्य परियोजना, तो उसके पानी को लेकर विवाद है, इसलिए फरक्का विवाद। एक तिस्ता विवाद भी है, तिस्ता नदी के पानी को लेकर। एक विवाद आपके सबसे फेमस जो क्वेश्चन पूछा था, 3 बीघा गलियारा विवाद, जिसको कॉरिडोर विवाद भी बोलते हैं, जो आपके 24 परगना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो 3 बीघा गलियारा विवाद, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर विवाद या 3 बीघा गलियारा किसके मध्य क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। फिर आपके म्यांमार के साथ पढ़ेंगे, तो म्यांमार के साथ वही सेम सीन। म्यांमार के मुसलमान जो आपके भारत में आकर रहने लग जाते इलीगली, उनको बोलते हैं रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है। रोहिंग्या मुसलमान चकमा शरणार्थी विवाद पूरा नाम इसका है। तो उन मुसलमानों को नाम दिया गया है रोहिंग्या मुसलमान चकमा शरणार्थी, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ देखना बांग्लादेश के साथ क्या क्या मैटर अपने। तो बांग्लादेश के साथ पहला मैटर तो अपना है कौन सा? चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थी नहीं, चकमा, हाँ शरणार्थी होगा ना, सॉरी, चकमा शरणार्थी, चकमा शरणार्थी। फिर आपके एक द्वीप को लेकर है, तो न्यू मूर द्वीप विवाद, ठीक है। एक है आपके फरक्का विवाद, ठीक है। आपके 3 बीघा गलियारा, जिसको कॉरिडोर विवाद भी कहते हैं, जिसको कॉरिडोर विवाद भी कहा जाता है। 3 बीघा गलियारा एवं कॉरिडोर विवाद। एक और विवाद चलता है आपके तिस्ता विवाद, तिस्ता विवाद, तिस्ता विवाद। तो चकमा शरणार्थी विवाद, न्यू मूर्ति विवाद, आपके फरक्का विवाद, न्यू मूर और तिस्ता, और 3 बीघा गलियारा, ठीक है। तो ये 3 बीघा गलियारा पे थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल देना, इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 बीघा गलियारा, ठीक है, 3 बीघा गलियारा और ये आपके विवाद। अब बचा आपके कौन सा? तो आपके बचे एक ही विवाद म्यांमार के साथ तो खास विवाद है नहीं अपना। म्यांमार के साथ बस वही है, रोहिंग्या मुसलमान जो आ जाते हैं, रोहिंग्या मुसलमान चकमा शरणार्थी विवाद है ना। तो इसका भी लिख लेते हैं, भले आप बोलो तो। देखो म्यांमार इतना पावरफुल देश है नहीं, तो इसके साथ कोई विवाद होना नहीं चाहिए। बस वहाँ के जो लोग हैं रोजगार के लिए इलीगली भारत में आकर रोजगार के लिए आ जाते हैं, तो उनको वापस भेजने के लिए जो विवाद चलता रहता है, भाई आप म्यांमार को बोलते हैं सरकार को कि आपके लोगों को रोको ऐसे आने से इलीगली, तो उनको लेकर चलता है। तो जो मुसलमान कौम है
वो है रोहिंग्या। तो रोहिंग्या मुसलमान, तो रोहिंग्या मुसलमान चकमा शरणार्थी, देखो क्या कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान चकमा देके आ जाते हैं भारत में, तो ये चकमा शरणार्थी इसलिए बोलते हैं, चकमा शरणार्थी चकमा देके आ रहे हैं, पागल बना के आ जाते हैं, ठीक है। तो सरकार को चकमा देके आ जाते हैं इसलिए बोलते हैं चकमा शरणार्थी विवाद, ठीक है। तो ये अपने जो विवाद थे, ये अन्य देशों के साथ विवाद पढ़ लिया अपन ने। ये अपने एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, ठीक है। बड़ा टॉपिक रहेगा, उसमें अपन पढ़ेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, फिर आपके थार के मरुस्थल के साथ साथ तटीय मैदान, तटीय मैदानों के साथ साथ आप द्वीप समूह पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये थोड़ा टॉपिक लंबा होगा। भारत की ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का सबसे बड़ा टॉपिक होगा आपके भौतिक प्रदेश, ठीक है। तो इसको अपन किस्तों में पढ़ेंगे, जैसे आपके हिमालय पढ़ेंगे, पहले हिमालय की, तो कल अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।